हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लास में आपका स्वागत है। मैं धोनी कुमार, मेरे साथ आप पढ़ रहे थे 10th क्लास फिजिक्स में। हमने अपवर्तनांक पढ़ लिया था और जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते किसे हैं और ये होता क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्रांतिक कोण के लिए क्या है, वो ये है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जा रहा हो। यानी अगर प्रकाश किरण कहां जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो तब ये हमें घटना दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम, मान लीजिए ऊपर वाला जो सघन है माध्यम और नीचे क्या है, विरल है। नीचे क्या है, विरल है। तो सघन को हम मानते हैं ये माध्यम 2 है और ये सघन विरल जो है माध्यम 1 है। तो प्रकाश किरण क्या कर रही है, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, जो कि फर्स्ट कंडीशन है किसी क्रांतिक कोण के लिए। तो मगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है, तो सघन से विरल में जाती है तो क्या होगी, वो अपने मार्ग से विचलित तो होती है, लेकिन वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। और इस कंडीशन में जो हमारा होगा अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होगा। क्या होगा, अपवर्तन कोण हमेशा किससे बड़ा होगा, आपतन कोण से बड़ा होगा। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो उसका अधिकांश भाग तो क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है। अधिकांश भाग क्या होता है, परावर्तित होता है, लेकिन उसका लघु भाग जो होता है वो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। यानी इसका कुछ भाग तो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, लेकिन अधिकांश भाग क्या होता है, अपवर्तित होता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि इस स्थिति में जो आपतन कोण का मान है वो अपवर्तन कोण से छोटा होगा। अब जैसे जैसे हम इस आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं, तो आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। यानी यहां से अगर मैं आपतन कोण को बढ़ाऊं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। और एक विशेष स्थिति में, एक विशेष स्थिति में किसी, मान लीजिए कोई भी आपतन कोण है, उस आपतन कोण के लिए अगर मेरा अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, यानी जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं आपतन कोण को मान का बढ़ाऊं धीरे धीरे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें ये अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और उस स्थिति में जो ये आपतन कोण है ये क्या कहलाता है, हमारा क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण। तो यहां से अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, क्रांतिक कोण क्या होता है कि सघन माध्यम, क्योंकि पहला माध्यम मानना है, ये ऊपर वाला हमने क्या माना है, सघन माध्यम माना है, नीचे क्या है, विरल है। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण समकोण होता है, या फिर जिसे कहते हैं कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। किस क्या कहलाता है, यानी इन दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ के लिए वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो दोबारा अगर हम पढ़ेंगे कि जैसे मैंने बताया था कि अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तो ऐसे ही एक कंडीशन में जाके कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। एक कंडीशन में कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो आपतन कोण है वो हमारा कहलाता है आपका क्रांतिक कोण। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर मैं अब क्या करूं, नेक्स्ट अगर बात करूं, अब मैं देखिए ये जो है अभिलंब है, अभिलंब को हम डॉटेड से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करेंगे अब, अगर मैं इस कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दूं, अब आपतन कोण का मान क्या करूं, क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर दूं, तो अधिक करूं जैसे कि मैंने बढ़ाया, इसको बढ़ाऊंगा तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर जो आपतन कोण है उसको बड़ा कर दूं किससे, क्रांतिक कोण से, तो प्रकाश का कुछ भी भाग अपवर्तित नहीं होता, संपूर्ण भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। संपूर्ण भाग क्या होता है, परावर्तित। देखो क्यों होता है, क्योंकि जब आपतन कोण का मान बढ़ाऊंगा तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा और ये 90 से ऊपर जाएगा, तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं वापिस यानी उसी मीडियम में चला जाएगा जिससे वो आया था।
तो सेम यहाँ पाया गया कि क्रांतिक कोण से अगर ऊपर पे वो आपतित होता है तो उसका कुछ भी भाग क्या होता है, अपवर्तित नहीं होता, संपूर्ण भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या कहते हैं इस घटना को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आवश्यक शर्तें क्या थी, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें, तो आवश्यक शर्तें क्या है, पहली शर्त क्या थी कि प्रकाश जो है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जा रहा, जो प्रकाश किरण है वो कहा जानी चाहिए, सघन से विरल में जा रही हो, तभी हमारी घटना दिखाई देती है। और दूसरी क्या थी कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी क्रांतिक कोण का जो मान है वो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तब हमारी क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। तो यहां से हमने जो शर्तें पढ़ी है, आवश्यक शर्तें, वो दो है, पहला सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए प्रकाश, और दूसरा क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक तथा पूर्ण आंतरिक अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि अगर यहां से हमारा जिस कोण पर, मान लीजिए क्रांतिक कोण पर आपतित होती है, तो उस कंडीशन में जो मेरा आपतन कोण है वो C होता है और अपवर्तन कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, यानी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो अगर ये मेरा मान, जैसे कि मैंने सघन को 2 से डिनोट किया था और विरल को 1 से डिनोट किया, तो अगर मैं यहां से स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, 2n1, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो हो जाएगा साइन, यानी साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल का नियम होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं जो आई है वो कितना है, वो साइन सी यानी क्रांतिक कोण, और आर की बात करूं तो आर कितना है, 90 डिग्री। तो हमें पता है कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां से मैं कह सकता कि 2n1 इक्वल टू हो जाएगा साइन सी, 2n1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, साइन सी। और एक हमने पढ़ा था उत्कर्मणीयता का सिद्धांत, उत्कर्मणीयता का सिद्धांत, यानी 1n2, या फिर हम कह सकते हैं कि 2n1 इक्वल टू होता है 1/1n2 के, या फिर 1n2 इक्वल टू होता है 1/2n1, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से अगर मैं कह सकता हूं कि 1n2 इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन सी, या फिर कह सकते हैं कि n इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन सी। तो यही हमारा संबंध है किसमें, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पे दो टॉपिक पढ़े हैं, एक पढ़ा है क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और दूसरा अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। और सेकंड क्या था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब अगर मेरा आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो प्रकाश का कुछ भी भाग अपवर्तित नहीं होता, संपूर्ण भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बात करें नेक्स्ट अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्रांतिक कोण C है, तो उस पर आपतन कोण का मान कितना होता है, C, और अपवर्तन कोण का मान होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो उसमें क्या होगा कि पहले माध्यम, यानी पहला माध्यम जो मैंने मानना है वो 2 है, दूसरे को क्या मानना है, 1 से डिनोट किया है, यानी सघन को 2 से और विरल को 1 से। तो यहाँ से 2n1 इक्वल टू हो जाएगा स्नेल के रूल से साइन आई अपॉन साइन आर, और आई की वैल्यू है C यानी क्रांतिक कोण, और R अपवर्तन कोण का मान है 90 डिग्री।
तो 2n1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन सी, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और उत्क्रमणता के सिद्धांत से हमने पढ़ा है कि 1n2 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2n1, तो लिख सकते हैं कि 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, और यही हमारे, इसको हम n से डिनोट करें तो अपवर्तनांक n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन सी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, इसको आपने एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। कीप वॉचिंग नित्तम क्लास। धन्यवाद।